अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एहसन और मैं आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज़ को कोट करके शेयर करता हूँ। आज की स्टोरी हमारी 3 लोगों की भेजी गई है। पहली स्टोरी एक ऊबर ड्राइवर की है। दूसरी स्टोरी उनका बताना था कि उनकी गली में एक रात को पुरस्रार किस्म की सब्ज़ी बेचने की आवाज़ें आती थी। और तीसरी स्टोरी सबसे खौफनाक एक एम्बुलेंस ड्राइवर के बारे में। तो ये स्टोरीज़ शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप लोग आयतुल कुर्सी पढ़ के अपने आसपास हिसार बांध लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब इन मखलूक़ात का ज़िक्र किया जाता है तो ये आपके बहुत करीब आ जाती हैं और अपनी बातें बहुत गौर से सुनती हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी खौफनाक कहानियाँ लाता रहूँगा। तो चलिए आज की स्टोरीज़ को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन। मेरा ताल्लुक़ गुजरात से है और मैं एक ऊबर ड्राइवर था जो कि मैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में चलाता था। ये बात आज से तकरीबन 4 साल पहले की है। सन 2020 की रात थी एक। मैं इस्लामाबाद में F9 के एक सेक्टर में खड़ा हुआ था। रात के तकरीबन 2 से ढाई बजे का टाइम था और मुझे अपनी आखिरी राइड कंप्लीट करनी थी, जिसके बाद मैंने अपने घर जाना था। मैं राइड के इंतज़ार में खड़ा था वहाँ पर और काफ़ी देर खड़ा रहा। मुझे अचानक एक राइड आती है, एक बड़ी ही मतलब कि इस्लामाबाद के सेक्टर से हट के, जो कि बनी गाला वाली साइड से आती है। मैं आपको क्या बताऊं कि मैं उस वक्त इतना थक चुका था कि मेरे अंदर इतने दूर जाने की हिम्मत नहीं थी। खैर, अब राइड को लेकर जाना तो था, मैंने अपना टारगेट पूरा करना था और मैंने अपने घर भी जाना था। तो मैं उस लोकेशन पे पहुंच गया जहाँ से मैंने अपनी सवारी को उठा के बनी गाला ड्रॉप करना था। मैं उस सेक्टर में चला गया। वो F9 का ही एक सेक्टर था, मतलब कि सेक्टर F9 ही था और उसके अंदर कोई इलाका था। बड़ा ही मतलब पुरस्रार और खौफनाक सा इलाका था। आबादी बिल्कुल जहाँ ख़त्म हो चुकी थी। चंद मकामात पे कुछ फासले पे कुछ थोड़े बहुत घर आते थे। एक घर के बाहर मैं पहुँचता हूँ तो वो एक लेडी थी। वो लेडी बाहर आती हैं और खामोशी से गाड़ी में बैठ जाती हैं। मैं उनसे पूछता हूँ, बाजी मैं स्टार्ट कर दूँ राइड? वो मुझे जवाब नहीं देती, बिल्कुल खामोश। अच्छा, वो पीछे बैठी, लेकिन मेरी सीट के बिल्कुल पीछे बैठी, जिसकी वजह से मैं उनको ना देख पा रहा था ना मुझे कुछ समझ आ रही थी। बस इतना मुझे पता था उन्होंने अपना मुंह कवर किया हुआ था। ऊपर जो मेरे सर के ऊपर शीशा लगा हुआ था, उस शीशे से मैंने देखने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मैंने उनसे तकरीबन कोई 2-3 दफ़ा पूछा होगा कि बाजी राइड स्टार्ट कर दूं, लेकिन वो स्टिल खामोश। तो फिर मैंने स्टार्ट कर ही दी उनसे, मतलब उनका जवाब का मज़ीद इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने जो डेस्टिनेशन डाली थी मैंने उस पर राइड स्टार्ट कर दी। अब मैं चल रहा हूँ, बिल्कुल खामोशी से गाड़ी चला रहा हूँ, चलते जा रहा हूँ चलते जा रहा हूँ। वो बिल्कुल खामोश बैठी है, कोई बात नहीं कर रही, बिल्कुल चुप। क्योंकि हम उबर ड्राइवर्स का ये होता है कि रात के ऐसे पहर में मतलब कि हमें नींद ना आए, या ऐसी वजह से ना हम कोशिश करते हैं अपने जो राइड साथ बैठे होते हैं पैसेंजर्स, उनके साथ कोई ना कोई हल्की कन्वर्सेशन करते रहते हैं, जिसमें उनको भी प्रॉब्लम ना हो और हमें भी ना हो। तो मैं बड़ा मतलब कि ये सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही कोई खामोश मिजाज औरत पीछे बैठ गई है, ना तो ये कोई बात कर रही है और बिल्कुल चुप। खैर, मैं बनी गाला के उस एरिया में इनको लेकर पहुंच गया। एहसन भाई, आप यकीन करें, वो जिस घर में जिस जगह पे मुझे लेकर गई वो बड़ा ही खौफनाक एरिया था। मैं बताता चलूँ कि आप लोगों के लिसनर्स को कि जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, अगर वो बनी गाला साइड गए हों तो बनी गाला जाने से पहले एक रावल डैम का थोड़ा सा पानी वाला एरिया आता है, थोड़ी सी पहाड़ियाँ चढ़ के। तो वो मुझे उस पानी के पास ले गई। वहाँ पे एक बड़ा ही छोटा सा अजीब सा घर बना हुआ था, या वो कोई रेस्टोरेंट था, कुछ था। तो उसने मुझे कहा यहीं रोक दो। मैंने वहाँ रोकी। तो मैंने उनसे कहा, बाजी आपकी डेस्टिनेशन तो आगे है, यहाँ पे कैसे रुकना? यहीं मेरा इंतज़ार करो। बस उसने इतना ही कहा और वो गाड़ी से उतरी। वो उस पानी वाली साइड पे चलती गई और चलती गई और चलती गई। वहाँ वो आगे जाके थोड़े से जो दरख्त वगैरह थे, कुछ पत्थर थे, उनसे नीचे उतरी। मैंने सोचा कि अंधेरे में जा रही हैं, क्यों ना मैं अपनी गाड़ी की लाइट उनकी तरफ करूं। तो मैंने अपनी गाड़ी रोड से उस पानी वाले एरिया के अंदर कर ली।
अब मैं उनके पीछे स्लो स्लो अपनी गाड़ी लेकर जा रहा हूँ कि उनको मेरी रोशनी पहुँचे। तो अब मैं जहाँ तक मेरी रोशनी उनको जा रही थी, वो मेरे सामने जा रही हैं। उन्होंने अपना मुंह कवर किया हुआ था, काला स्याह लिबास पहना हुआ था, और वो आगे जा रही हैं। कोई 10-15 मिनट मैंने उनका इंतज़ार किया, वो नहीं आई। और राइड भी उनकी एक्टिव थी, क्योंकि राइड उन्होंने एंड नहीं करवाई थी। तो मैंने देखा कि यार ये तो मतलब कि इन्हीं का बिल ज़्यादा बनता जा रहा है, क्रेडिट ज़्यादा बन रहा है। तो मैंने सोचा उतर के मैं जाके देखूं कि पूछूं कितनी देर है बाजी आपको। एहसन भाई, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं उतर के उनके पीछे वहाँ गया और मैं वहाँ क्या देखता हूँ। वो एक दरख्त के साथ खड़ी हुई, वहाँ पे लाइट जला के, मोमबत्ती की कैंडल लाइट जला के, वहाँ पे अपने बाल खोल के बैठ के ऐसे झूम रही थी, ऐसे हिल रही थी जैसे कि कोई मतलब कि ज़मीन पे अपनी टांगों के बल बैठ के हिल रहा हो, आगे पीछे हो रहा हो, और उनके हाथ सामने कैंडल लगी हुई थी। उफ, मेरा दिल जैसे हलक से बाहर आ जाएगा वो मंज़र देख के। मेरे वहीं पे मतलब कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और जब मैं देखा और मैं पीछे मुड़ने लगा कि मैं तो यहाँ से भागूं, तो मुझे आवाज़ देकर कहती है, सुनो, भाग नहीं सकते तुम। भागोगे तो कहाँ तक भागोगे? चुपचाप यहीं पे खड़े रहो। यहाँ से हिलने की अगर तुमने जुर्रत की तो ज़िंदा नहीं जा पाओगे। ओह मेरे खुदाया, उसकी आवाज़ ऐसी भारी आवाज़ थी कि उस खामोशी में, उस सन्नाटे में, उसकी उस आवाज़ से मेरा मतलब कि कलेजा जैसे फट रहा हो। तो मैंने डर के मारे, मतलब कि सिर्फ मेरे से कोई आवाज़ निकल ही नहीं रही थी, तो मैं चुपचाप मुंह फेर के खड़ा हो गया। फिर भी मैं थोड़ी कोशिश करूं कि थोड़ा सा अपनी आंखों को घुमा के उस तरफ देखने की कोशिश करूं, और वो मुसलसल वैसे ही चल रही थी, वैसे ही चल रही थी बिल्कुल। मैं उस टाइम सिर्फ दुआएं कर रहा था कि यार कोई मौजज़ा हो जाए, कुछ हो जाए, कि कोई इंसान यहाँ आ जाए जो मुझे इससे बचा ले। ये तो मतलब कि आज मेरी जान जैसे निकाल देगी। कोई 10-15 मिनट गुजरे होंगे कि वो उठ के खड़ी हुई, उसने मोमबत्ती बंद की। अब उसने बिल्कुल एक नॉर्मल लड़कियों वाली आवाज़ में कहा, चलें आए गाड़ी में बैठे। अच्छा, वो मेरे से आगे आगे चलने लगी और जाके मेरी गाड़ी में बैठ गई। तो मैं भी बस डर के मारे, बस मेरी हालत ऐसी थी कि अब मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं थी मैं गाड़ी भी चला पाऊँ। लेकिन मैंने बस, मुझे हिम्मत दी अल्लाह ने, और मैंने जाके गाड़ी स्टार्ट की और मैं चलना शुरू हो गया मेन रोड पे। थोड़ा आगे जाके जब बनी गाला, जो मेन मतलब सिटी है जहाँ से शुरू हो जाते हैं घर आबादी, वहीं मेन रोड पे उन्होंने मुझे कहा बस यहीं उतार दो। और मैंने उनको वहीं पर उतार दिया। और मैं देखता ही रहा कि वो पीछे से उतरे और वो एकदम से गायब हो गई। ना उन्होंने मुझे पैसे दिए, ना कुछ। तो जब मैं वहाँ से डर के मारे, बस मैंने सोचा कि भाड़ में जाएं पैसे, मैं तो यहाँ से निकलूँ। तो मैंने सिर्फ अपना वो क्या कहते हैं, उनकी कॉल लॉग, कॉल हिस्ट्री चेक की जहाँ से उन्होंने राइड बुक की थी। तो एहसन भाई यकीन करें, मेरे पास कोई उनकी कॉल नहीं थी, कोई हिस्ट्री नहीं थी जिसमें मुझे पता चल सके कि उन्होंने मुझे कॉल की थी या कुछ। मेरा मोबाइल भी, जैसे कि मुझे लग रहा था जैसे मेरा मोबाइल भी मोबाइल ना हो, ये कोई और मखलूक हो। तो मैं वहाँ से बस निकला और जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचा। और मुझे बुखार हो गया, बहुत सख्त किस्म का बुखार। तो 2 दिन मैं बुखार में रहा। उसके बाद फिर मैंने दोबारा उस साइड का रुख नहीं किया, और उसके बाद अब मैंने उबर चलाना छोड़ दिया। तो ये मेरी कहानी थी। अगर आपको पसंद आई हो तो ये अपने चैनल पर शेयर कीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया यार अपनी स्टोरी भेजने के लिए। बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, मेरा नाम हमज़ा है और मेरा ताल्लुक़ चकवाल के एक गांव से है। ये बात 2015 की है, आज से तकरीबन 9 साल पहले। ये सर्दियों के दिन थे और मैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी मामा, हम 3 लोग घर में हुआ करते थे। हमारे बाबा, उनकी नाइट की जॉब थी तो वो रात को घर नहीं होते थे। एक रात ऐसा होता है कि मैं अपने भाई के साथ अपने रूम में होता हूँ, मामा अलग रूम में होती हैं, और मैं और मेरे भाई मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। मोबाइल यूज़ करते करते मुझे एक अचानक से आवाज़ आती है जैसे कोई सब्ज़ी बेच रहा हो। हालांकि
दिन में भी हम आवाज़ें सुनते हैं सब्ज़ी वालों की, तो वो एक नॉर्मल बात होती है। लेकिन ये एक रात के 12 बजे आवाज़ आ रही थी। प्रॉपर सब्ज़ी ले लो, आलू ले लो, इस तरह से आवाज़ आ रही थी। मैंने अपने भाई से कहा, भाई आपको सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ रही है? मेरा भाई कहता है, नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। मैं अपना वहम समझ के इस बात को इग्नोर कर देता हूँ। फिर से मैं अपना मोबाइल यूज़ करने लगता हूँ। उस टाइम मैं अपनी मामा का मोबाइल यूज़ करता था और मैं उस वक्त गेम खेल रहा था। फिर मुझे आवाज़ आती है। मैं फिर भाई से कहता हूँ, भाई अब सुनो, आवाज़ आई? भाई कहता है, हाँ मुझे अब आई है। तो हमने बड़े हैरानगी से सोचा, इस टाइम कौन सब्ज़ी बेच रहा है? तो भाई ने मुझे कहा कि होगा कोई मजबूर इंसान जो रात के इस टाइम भी सब्ज़ी बेच रहा है। खैर, हम लोग इस बात को इस दिन छोड़ देते हैं यहीं पे और इस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगला दिन फिर आता है। ये अब अगली रात है। मैं अपने मामा के रूम में होता हूँ और मेरा भाई अपने रूम में होता है। मुझे फिर वही आवाज़ आती है, सेम उसी टाइम पे। अब मेरी मामा को भी वो आवाज़ आई। मैंने मामा से कहा, मामा आपको ये सब्ज़ी वाले की आवाज़ आ रही है? मामा कहती हैं, हाँ मुझे आ रही है। इस वक्त कौन सब्ज़ी बेच रहा होगा? सर्दियों के दिन है, इतनी सख्त सर्दी है, रात के 12 साढ़े 12 हो रहे हैं। तो मामा, मैंने कल भी ये आवाज़ सुनी थी, मैंने कल भाई को भी सुनाई थी और ये आज आवाज़ फिर आ रही है। तो मेरी मामा कहती हैं, अच्छा चलो देखते हैं। अब हम अपने गैरेज में आए हैं, गेट के पास। हमें ऐसे आवाज़ आ रही थी जैसे बिल्कुल सब्ज़ी वाला हमारे गेट के सामने है, जैसे खड़ा हो। क्योंकि दिन में भी सब्ज़ी वाले आते हैं और मामा सब्ज़ी लेती रहती हैं, तो एक मतलब हमें आइडिया था जैसे सब्ज़ी वाला सामने खड़ा होता है। तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि वो हमारे गेट के बाहर खड़ा है। मामा दरवाज़ा खोल कर देखती हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। हमारी गली बिल्कुल सुनसान, न बंदा न बंदे की ज़ात। तो एक सेकंड के लिए हमें यूँ लगता है कि जैसे वो जा चुका है आवाज़ लगा के यहाँ से। क्योंकि सम टाइम ऐसा पहले भी होता रहा है कि दिन में कभी कोई सब्ज़ी वाला या कोई चीज़ बेचने वाला आता था तो मामा या मैं लेने जाते थे तो वो थोड़ा आगे निकल चुके होते थे। तो हमें वही लगा शायद वो जा चुका है। अब ये दूसरा दिन भी गुजर गया, अब ये तीसरी रात आ गई है। मैं अपनी मामा से कहता हूँ, मामा देखें आपको फिर आवाज़ आ रही है? अब की बार मामा कहती हैं, नहीं मुझे तो नहीं आई। अच्छा, अब 1 मिनट गुजरा होगा या 2 मिनट, अब वो आवाज़ ऊंची आने लगी। मैंने कहा, मामा अब आ रही है? मामा कहती हैं, हाँ। मामा कहती हैं, चलो आओ गेट के पास खड़े होते हैं, अंदर से सुनते हैं, जब ये बिल्कुल गेट के करीब आएगा तब देखते हैं। मैं, मेरी मामा और मेरा भाई, अब हम गैरेज में आ गए हैं और 2 से 3 फुट के फासले पे गेट था और गेट के बाहर गली थी। तो हम लोग वहीं पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि ये जब हमारे गेट के एग्जैक्ट सामने आएगा तो हम इसको देखेंगे। एहसन भाई, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये आपने बहुत गौर से सुनना है। अगर कोई कमज़ोर दिल हजरात हैं तो उनसे कहें कि अभी यहाँ पे स्टॉप कर दें और ये दिन में सुन लें। हम लोग जैसे ही देखते हैं कि वो आवाज़ गेट के सामने से आ रही है, मामा दरवाज़ा खोलती हैं। उफ, वो जो मंज़र था ना वो हम बता नहीं सकते। हमारी गेट के सामने एक रेड़ी खड़ी है, उसके ऊपर कोई सब्ज़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यकीन करें कि वहाँ कोई बंदा नहीं था जो 1 सेकंड पहले आवाज़ लगा रहा था। ओह, हम लोगों का जैसे दिल लर्ज़ उठाओ। फ़ौरन मामा ने दरवाज़ा बंद किया और हम लोग चीख मार के अंदर भागे। मेरी मामा की भी चीख निकली। हम लोग अंदर आए और हमने जो गैरेज वाला दरवाज़ा था हमने उसको भी बंद कर दिया, लकड़ी वाला। हम अंदर रूम में आ गए। हम जैसे ही रूम में आए हमें फिर आवाज़ आने लगी, सब्ज़ी ले लो, आलू ले लो, इस तरह की आवाज़ें आने लगी। ओह, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्या मंज़र था। हम लोग छोटे थे, मेरी उम्र होगी 12 साल, मेरा बड़ा भाई 16-17 साल का होगा। और मामा भी डर गई, लेकिन मामा ने हमें हौसला दिया। मामा ने बाबा को कॉल की, बाबा ने कहा कि मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद बाबा भी आ गए, अपनी मतलब कि जॉब की अभी छुट्टी नहीं हुई थी लेकिन वो छुट्टी लेकर आ गए। ये सारा फिर हमने उनको बताया। फिर बाबा जी ने हम लोगों से कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों को वो आवाज़ डेली आने लगी। अब हमारे बाबा भी घर में होते थे तो बाबा ने कहा मैं देखता हूँ। अब
मैं, मेरा भाई, मामा और बाबा, हम चारों गैरेज में खड़े हुए हैं। हमें फिर वो आवाज़ आती है। हम जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं, सामने रेड़ी खड़ी है। रेड़ी के ऊपर कुछ भी नहीं है और वहाँ पे कोई बंदा नहीं है। अब हमें एहसास हो चुका था कि ये कोई और मखलूक है। हम लोगों ने फिर अगले दिन गली मोहल्ले में पूछा। उन्होंने कहा यार हाँ, आवाज़ तो हमें भी आती थी लेकिन हमने इतना मतलब ध्यान नहीं दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने वो घर फ़ौरन चेंज कर दिया, क्योंकि वो घर हमारा रेंट का था। क्योंकि वो मामला इतना ज़्यादा हमारे साथ होने लग गया था, क्योंकि वो रेडी खड़ी ही हमारे घर के बाहर करता था, जैसे उस मखलूक को पता हो कि ये हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं और वो हमारे लिए ही आता हो। तो हमने वो घर चेंज कर लिया। उसके बाद फिर हमारे साथ कभी ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। तो मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो आप शेयर कीजिएगा। तो यार बहुत शुक्रिया आपकी स्टोरी के लिए। बढ़ते हैं हम अपनी आज की तीसरी स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़मीर अहमद है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है। मैं एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ। मैं प्राइवेट एम्बुलेंस भी चलाता हूँ, क्योंकि एम्बुलेंस मेरी ख़ुद की ज़ाती है। मेरा ताल्लुक़ बहुत ही गरीब घराने से था। मेरे वालिद साहब, उन्होंने मुझे अपनी एम्बुलेंस दी थी ख़ुद रिटायर होने के बाद। मैं पूरा पाकिस्तान कहीं ना कहीं डेड बॉडीज़, ज़ख्मी और मरीज़ों को ले जाता आता रहता था। एक दिन मुझे मरीज़ से कॉल आती है कि आप हमारी एक डेड बॉडी लाहौर से मरी ले आएँ। शायद कोई एम्बुलेंस वाला उनको मिल नहीं रहा था या कोई जाने को तैयार नहीं था, तो कहीं से उन्हें मेरा नंबर मिला और उन्होंने मुझसे रब्ता किया। मैंने उनसे पेमेंट की बात की तो उन्होंने कुछ ऐसी पेमेंट की ऑफ़र मुझे दे दी कि जिसके बाद मुझे भी शायद मना करना नामुमकिन था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था और मेरी बहुत सारी मुश्किलात थी। जब मैंने उनकी ऑफ़र सुनी तो मुझे लगा मेरे काफ़ी सारे मसले मसाइल हल हो सकते हैं, तो मैंने उनको हाँ बोल दिया। जहाँ पे उसकी डेड बॉडी थी वो कोई लड़का था, उसे कत्ल कर दिया गया था। तो उसकी डेड बॉडी को मैंने जाके पिक किया एक जगह से। अब ये शाम का टाइम था, तो मुझे इतना तो आइडिया था कि मुझे तकरीबन 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। तो मैं शाम को निकल पड़ा। एहसन भाई, तकरीबन इस्लामाबाद क्रॉस करने के बाद जब मैं मरी के रास्ते पे था तो मुझे रात के 12:30 बज चुका था। मैं बताता चलूँ कि ये मरी शहर से हट के काफ़ी इलाका था। मुझे उस जगह का नाम तो नहीं याद, लेकिन बहुत ही पुरस्कार इलाका था। मतलब कि इतनी आबादी भी नहीं कोई नज़र आ रही थी, ना कोई गाड़ी ना कुछ, जंगल था बिल्कुल। और मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे ना काम ख़राब हुआ पड़ा था उस रोड का। अच्छा, वहाँ पे चलते चलते अचानक मैं देखता हूँ कि मेरा उस रोड पे टायर पंचर हो चुका है। मैं उतरता हूँ, देखता हूँ टायर पंक्चर है। तो क्योंकि वो ऑफ रोड था उसकी वजह से मुझे लगा कि शायद ये रोड की वजह से हो गया। खैर मेरे पास स्टेपनी पड़ी थी, मैं नीचे उतरा, मैंने अपनी स्टेपनी निकाली और मुझे खौफ भी बहुत आ रहा था। है तो वो एक इंसान ही जो भी अंदर है, लेकिन जो वो जगह थी, उस जगह का मंज़र था, वो काफ़ी पुरस्कार था कि आप एक मुर्दा इंसान के साथ एक ऐसी जगह पे हों तो आपकी क्या कैफियत हो सकती है, ये अब हर सुनने वाला ख़ुद भी फील कर सकता है। तो मैं बस अल्लाह का नाम ले के कुछ आयतें पढ़ के मैं स्टेपनी निकालता हूँ दूसरा टायर गाड़ी से और गाड़ी का टायर चेंज करने लगता हूँ। एहसन भाई, मैं टायर चेंज कर ही रहा था कि मुझे ना अंदर से एक आवाज़ आती है टक टक की, जैसे कोई ना उंगली से 2 दफ़ा नॉक करता हो। तो एकदम मतलब वो टक टक सुन के ना मुझे एक झटका सा लगा। मेरी ना मतलब बॉडी के अंदर से एक झटका लगा, जैसे कि अंदर से मेरे कोई करंट निकला हो डर से। तो मैं उठ के देखता हूँ शीशे के आर पर वो डेड बॉडी वैसे की वैसी पड़ी हुई है। एहसन भाई, मैं टायर लगा ही रहा होता हूँ कि वहाँ पे अचानक बहुत तेज़ बारिश शुरू हो जाती है और सख्त, आप समझ लें कि सर्दी थी, इतनी सख्त सर्दी कि मैं बता नहीं सकता। मेरे हाथ जम चुके थे टायर चेंज करते करते। हसन भाई, 2 मिनट गुजरे होंगे कि मैं वहाँ पे सिर्फ खड़ा हुआ एक काम के लिए और मैं देखता हूँ अंदर डेड बॉडी नहीं होती। ओ मेरे खुदाया, उफ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता वहाँ मेरी क्या हालत थी, सिर्फ ये देख के कि वो डेड बॉडी उस सामने थी ही नहीं। मैंने गाड़ी का पीछे से जो एक पूरा एक वो होता है डिक्की वाली जगह पे बैक साइड पे जो पूरा एम्बुलेंस का दरवाज़ा होता है, मैंने उसको हवा में उठा के पूरा ऊपर किया।
मैंने टॉर्च जलाई और देखा अंदर वो लाश नहीं थी। एहसन भाई, मेरी वो हालत थी वहाँ पे कि जैसे अभी मैं यहीं पे मर जाऊँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ में बहुत कमज़ोर दिल था। काम तो मेरा ऐसा था, लेकिन कभी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मैं अकेला लाश के साथ एक ऐसी जगह पे हूँ। उफ़, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं परेशान हो गया कि मैं यहाँ से किस तरह अब जाऊँगा, क्या कहूँगा, जिनकी लाश थी वो कहाँ गई। एहसन भाई, मेरे ऊपर हंसने की आवाज़ें आने लग गई हैं, कुछ लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं और रो भी रहे हैं। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे कि वहाँ मेरी जो हालत थी, मैं शायद मर जाता या मैं ख़ुदकुशी कर लेता वहाँ से नीचे जंप करके। मेरे लिए वहाँ पे क्या मतलब कि वो क़यामत जैसा मंज़र था। मेरे ऊपर जब पत्थरों की बरसात होती है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मेरे ऊपर छोटे छोटे कंकर पत्थर मुझे लग रहे हैं आके। मैं वहीं से पैदल दौड़ लगा देता हूँ वापस उतराई की तरफ। ये चढ़ाई पे मेरी गाड़ी बंद हुई थी। मैं उतराई की तरफ भागता हूँ, नीचे आता हूँ, काफ़ी नीचे भाग भाग के आ गया। मेरा सांस फूल चुका था, मेरे जूते भी चप्पल भी मेरे उतर चुके थे रोड पे ही। बस मैं भागी जा रहा, मैं ये नहीं देख रहा कि मुझे ज़मीन पे पत्थर लग रहे हैं, नीचे गंदा रोड है, कीचड़ है, और बस मैं भाग रहा हूँ। मैं काफ़ी नीचे भाग भाग कर पहुँचता हूँ तो मुझे वहाँ पे ना एक ट्राली वाला एक बंदा नज़र आता है, एक ट्रैक्टर वाला। वो मुद्दा मुझे मिलता है और पूछता है, भाई क्या हुआ, तू इधर क्या कर रहा है, इस तरह से भाग रहा है। मैंने उसे बताया कि मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूँ और मैं लाहौर से एक डेड बॉडी लेकर आ रहा था किसी लड़के की, और यहाँ से आगे कोई गांव है मरी के पास, तो मैंने वहाँ ये पहुँचानी है। तो रास्ते में मेरे साथ मेरा टायर पंचर हुआ और वो अचानक मैं देखता हूँ कि वो लाश गाड़ी के अंदर से गायब हो जाती है और मेरे ऊपर हंसने की आवाज़ें आती हैं और मुझे छोटे छोटे पत्थर कोई मार रहा था वहाँ पे। और ऐसा लग रहा था बहुत लोग आसपास हंस रहे हैं, और वो मुर्दा बंदा वो गाड़ी के अंदर से गायब हो गया। वो कहता है आओ मेरे साथ। वो शायद वहाँ का कोई मकामी बंदा था और काफ़ी मतलब कि दलेर और बहादुर लग रहा था। तो मैं उसके साथ उसके उसी ट्रैक्टर पे बैठ के वापस ऊपर तक जाता हूँ। अब मुझे मेरी एम्बुलेंस दूर से नज़र आ रही है। मैं अपनी एम्बुलेंस का दरवाज़ा पीछे वाला खोल कर गया था, जो डिक्की वाला दरवाज़ा है जिसे ऊपर करते हैं। मैं दूर से क्या देखता हूँ कि वो दरवाज़ा वापस बंद हुआ पड़ा है, जो कि मैं खोल के भागा था डर के। मैं पास गया, वो ट्रैक्टर वाला मेरे साथ उतरा, वो भी डर रहा था थोड़ा बहुत। उसने भी डर डर के देखा, टॉर्च मारी। हसन भाई, हम अंदर टॉर्च मार के देखते हैं तो वो लड़का वहीं पे वापस एम्बुलेंस के अंदर लेटा हुआ था। उफ़, उसको देख के जो मेरी हालत हो रही थी, जो वहशत हो रही थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि वहाँ मेरी क्या कंडीशन थी। वो ट्राली वाला बंदा मुझे कहता है चलो आओ मेरे साथ साथ चलो, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ, मेरा दिल मुतमईन हो गया और मैं उसके साथ चलने लगा। एहसन भाई, बंदा तो मेरे आगे आगे चल रहा था गाड़ी वाला, लेकिन जो गाड़ी चलाते वक्त मेरी हालत थी, मेरे से अपना सर घुमा के पीछे नहीं देखा जा रहा था कि मैं देखूं पीछे फिर तो नहीं उठ गया या फिर तो नहीं कहीं चला गया। तो कम से कम घंटा डेढ़ और आगे सफ़र तय करके उस बंदे ने मुझे वहाँ पहुँचाया, और वो जो लोग थे जिनकी वो डेड बॉडी थी वो उनको मैंने दी। उन्होंने मुझे मेरी पेमेंट क्लियर की और मैं वहाँ से निकला और मैं घर आया, और मुझे बहुत मतलब कि काफ़ी दिन वो ट्रॉमा मेरे सर पे रहा और मेरी तबीयत बड़ी ख़राब रही। मुझे ख्वाब में वो चीज़ बार बार नज़र आती थी, वो लाश मुझे नज़र आती थी, जिसकी वजह से मैंने एम्बुलेंस चलाना छोड़ दिया था और अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना शुरू किया। तो ये मेरी स्टोरी थी। अगर आपको पसंद आए तो ये ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मैं आज तक इस चीज़ को अपने दिमाग पे सवार किए बैठा हूँ। तो यार बहुत शुक्रिया। बस अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। तो यार बहुत शुक्रिया आप सबका जिन्होंने अपनी आज की स्टोरीज़ भेजी हैं। उम्मीद करता हूँ हमारे व्यूवर्स को पसंद आई होंगी। आखिर में हमेशा की तरह इतना ही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप मुझे जितना सपोर्ट करेंगे मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लाता रहूँगा। मिलते हैं फिर किसी एक स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।